बुद्धि का जागरण, एक संपूर्ण हिंदी स्क्रिप्ट। जिद्दू कृष्णमूर्ति की द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस पर आधारित। प्रस्तावना। मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें अपने भीतर के सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी। ये यात्रा है बुद्धि के जागरण की। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अमूल्य ग्रंथ द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तविक बुद्धि क्या है और कैसे हम अपनी चेतना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। ये केवल दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर स्वयं को समझते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, बुद्धि का स्वरूप, और इसका पहला अंश है, ये इंसान की कितनी मदद करती है। अध्याय 1, अधूरू की भूमिका, खोजी की कहानी। राम और उसकी आध्यात्मिक खोज। कानपुर में रहने वाला राम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जीवन में सफलता के बावजूद उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। वो सोचता था, जीवन का अर्थ क्या है, मैं कौन हूं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो अलग अलग गुरुओं के पास गया। पहले गुरु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरी विधि अपनाओ, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तीसरे ने कहा, मैं जानता हूं कि परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। राम ने हर गुरु की बात मानी, उनकी विधियां अपनाई, लेकिन वो खुश नहीं था। एक दिन वो एक सरम व्यक्ति से मिला जो कहने लगा, मित्र, जो गुरु कहता है कि वो जानता है, वो वास्तव में नहीं जानता, क्योंकि जो वो जानता है वो अतीत की बात है। ज्ञान हमेशा अतीत का होता है। सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारा बोझ हटाए, नया बोझ न ला दे। शिक्षा और चिंतन। कृष्णमूर्ति के अनुसार गुरु शब्द का अर्थ है जो इशारा करे या जो बोझ हटाए, लेकिन अधिकतर गुरु अपना बोझ हम पर डाल देते हैं। मुख्य सिद्धांत। स्वयं की खोज। अगर कोई पुस्तक नहीं, कोई गुरु नहीं, तो आप क्या करेंगे? यही प्रश्न आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। प्रश्न करना। हम पर्याप्त प्रश्न नहीं करते। हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है। शुरुआत, सच्ची समझ की शुरुआत यहां से होती है, मैं कुछ नहीं जानता। व्यवहारिक अभ्यास। आज से पूछें, क्या मैं किसी बाहरी सहारे की तलाश कर रहा हूं? हर निर्णय से पहले 3 गहरी सांसें लें और देखें कि क्या आप स्वयं देख रहे हैं या किसी की नकल कर रहे हैं। अध्याय 2, आंतरिक स्थान और परंपरा। केंद्र की कहानी। सुनीता और उसका आंतरिक संसार। दिल्ली में रहने वाली सुनीता एक कॉलेज प्रोफेसर थी। वो हमेशा अपने बारे में सोचती रहती, मेरी उपलब्धियां, मेरी असफलताएं, मेरे सपने, मेरे डर। वो अपने आप को एक केंद्र बिंदु मानती थी जिसके चारों ओर उसकी दुनिया घूमती थी। एक दिन वो पार्क में बैठी थी और बच्चों को खेलते देख रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि जब वो बच्चों को देख रही थी तो उस क्षण में मैं कहीं नहीं था, केवल देखना था। लेकिन जैसे ही उसने सोचा, कितना सुंदर दृश्य है, वो मैं वापस आ गया। वो सोचने लगी कि ये मैं क्या है? क्या यही मेरा वास्तविक स्वरूप है? शिक्षा और समझ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे भीतर एक केंद्र है, ये मैं है। इस केंद्र के चारों ओर एक सीमित स्थान बनता है। ये स्थान हमेशा सीमित रहता है क्योंकि केंद्र की वजह से ये बंधा रहता है। आंतरिक स्थान के प्रकार। 2 विचारों के बीच का स्थान। विचारों के बीच में जो अंतराल होता है, वहां एक स्वतंत्रता की झलक मिलती है। केंद्र के चारों ओर का स्थान। यह अलगाव का स्थान है जहां मैं अपने को महत्वपूर्ण मानता है। असीमित स्थान, जब केंद्र शांत हो जाता है या गायब हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या यह केंद्र पूरी तरह शांत हो सकता है? क्या यह केंद्र गायब हो सकता है? केंद्र क्या है? यह केंद्र है दृष्टा, ऑब्जर्वर, चिंतक, थिंकर, अनुभवकर्ता, एक्सपीरियंसर, ज्ञाता, नोअर। व्यवहारिक अभ्यास। आज 5 मिनट बैठकर केवल सांस को देखें कि कब मैं आता है और कब चला जाता है। अध्याय 3, आंतरिक क्रांति, विश्लेषण की भ्रांति। कहानी। अजय का आत्मविश्लेषण। बेंगलुरु में रहने वाला अजय एक बिजनेसमैन था। वो अपनी समस्याओं को समझने के लिए लगातार आत्मविश्लेषण करता रहता था। वो सोचता, मैं क्यों गुस्सा होता हूं?
मेरे डर की जड़ें क्या हैं? मैं अपने बचपन में कैसा था? वो वर्षों तक इस विश्लेषण में लगा रहा, लेकिन उसकी समस्याएं वैसी ही बनी रही। एक दिन उसे एहसास हुआ कि विश्लेषण करने वाला और जिसका विश्लेषण हो रहा है, दोनों एक ही हैं। ये ऐसा था जैसे एक व्यक्ति आईने में देखकर अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहा हो। आईना तो केवल दिखाता है, बदलाव तो उसमें करना होता है जो आईने के सामने खड़ा है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, विश्लेषण की सीमाएं, विश्लेषण की समस्याएं, अधूरापन। विश्लेषण कभी पूरा नहीं होता। आप एक समस्या का विश्लेषण करते हैं तो 10 नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। द्वैत, विश्लेषण करने वाला और जिसका विश्लेषण हो रहा है, यह विभाजन ही संघर्ष पैदा करता है। समय की बर्बादी, विश्लेषण में समय लगता है लेकिन कार्य हमेशा वर्तमान में होता है। सच्ची क्रांति, ये तत्काल होती है। इसमें किसी दबाव या मजबूरी की जरूरत नहीं, ये पूर्ण जागरूकता से आती है। कहानी, स्वप्न का सच। अजय को अजीब स्वप्न आते थे। वो सोचता था कि स्वप्न उसकी आंतरिक समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वप्न केवल दिन भर की चिंताओं की निरंतरता है। अगर आप दिन में पूर्ण रूप से जागरूक रहें तो मस्तिष्क को रात में पूर्ण विश्राम मिलेगा और स्वप्न आना बंद हो जाएंगे। व्यवहारिक अभ्यास, विश्लेषण के बजाय केवल देखना शुरू करें। जब गुस्सा आए तो उसका विश्लेषण न करें, केवल देखें कि क्या हो रहा है। दिन भर में कम से कम 3 बार पूर्ण जागरूकता के क्षण बनाएं। अध्याय 4, रिश्ते, छवियों की दीवार। कहानी, रमेश और सुमित्रा का विवाह। रमेश और सुमित्रा की शादी को 10 साल हो गए थे। शुरुआत में उनके बीच बहुत प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूर होते गए। रमेश के मन में सुमित्रा की एक छवि बन गई थी। वो हमेशा नाराज रहती है, उसे केवल पैसों की चिंता है, वो मुझे कभी नहीं समझती। सुमित्रा के मन में भी रमेश की छवि थी। वो केवल अपने काम में व्यस्त रहता है, उसे घर की कोई चिंता नहीं, वो कभी मेरी बात नहीं सुनता। एक दिन काउंसलर के पास गए तो उन्हें पता चला कि वो एक दूसरे को नहीं बल्कि अपनी अपनी बनाई गई छवियों से बात कर रहे थे। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, रिश्तों की वास्तविकता। रिश्ता क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन रिश्तों में गति है। रिश्ता केवल पति पत्नी के बीच नहीं, बल्कि आपका प्रकृति से, समाज से, विचारों से, सभी के साथ है। सच्चे रिश्ते में कोई बाधा नहीं होती, कोई विभाजन नहीं होता, पूर्ण एकता की भावना होती है, कोई छवि नहीं होती। छवि कैसे बनती है? जब आपका पति या पत्नी कुछ कहता है जो आपको चुभता है, उस क्षण आप उसकी एक छवि बना लेते हैं। ये छवि मेमोरी में संग्रहित हो जाती है। अगली बार जब आप उससे बात करते हैं तो ये छवि बीच में आ जाती है। कहानी, नई शुरुआत। रमेश और सुमित्रा ने तय किया कि वे अपनी सभी पुरानी छवियों को भूल जाएंगे। एक दिन रमेश ने सुमित्रा को बिल्कुल नई नजर से देखा, जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। उस क्षण में कोई अतीत नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहा था। उस क्षण में उन्हें लगा कि वे एक दूसरे को सच में जानते हैं। व्यावहारिक शिक्षा, हम ही संसार हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बाहर का संसार हमारे भीतर के संसार का प्रतिबिंब है। अगर हमारे भीतर लालच, ईर्ष्या, गुस्सा है तो बाहर भी यही दिखेगा। व्यक्ति का मतलब है अविभाज्य, जो टूटा ना हो। पहले अपने भीतर के टुकड़ों को जोड़ना होगा, फिर दूसरों के साथ सच्चा रिश्ता बन सकेगा। व्यावहारिक अभ्यास, अपने करीबी व्यक्ति को आज बिल्कुल नई नजर से देखें। जब कोई कुछ कहे जो आपको बुरा लगे तो तुरंत छवि न बनाएं। पूछें, मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं या अपनी बनाई छवि को? अध्याय 5, धार्मिक अनुभव और ध्यान, मौन की खोज। कहानी, प्रदीप की ध्यान यात्रा। हरिद्वार के पास रहने वाला प्रदीप एक सफल डॉक्टर था। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उसे लगता था कि कुछ खाली खाली सा है। वो ध्यान सीखने गया। रक्षा करने की चाह, आदत, यांत्रिक तरीके से जीना। कहानी, सोहन की आदतें। दिल्ली का सोहन सोचता था कि वो स्वतंत्र है, लेकिन जब उसने अपनी दिनचर्या देखी, रोज 6 बजे उठना क्योंकि बचपन से ऐसा करता आया है, वही अखबार पढ़ना क्योंकि बाप भी यही पढ़ता था, वही टीवी शो देखना क्योंकि आदत हो गई है, वही सोच क्योंकि नई सोच से डर लगता है, उसे एहसास हुआ कि वो आदतों का गुलाम है। मानसिक स्वतंत्रता सबसे कठिन है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैद में हैं। उदाहरण, आप सोचते हैं कि ये आपका विचार है,
लेकिन वो केवल आपके माता पिता, समाज, शिक्षा का दिया गया विचार है। आप सोचते हैं कि ये आपकी इच्छा है, लेकिन वो केवल विज्ञापनों और सामाजिक दबाव का परिणाम है। कहानी, नकली और असली आम। बाजार में नकली आम दिख रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, ये असली आम कैसे हैं? दुकानदार ने कहा, इन्हें चख कर देखो। बच्चे ने कहा, लेकिन ये तो प्लास्टिक के हैं। हमारी आजादी भी कभी कभी नकली होती है, दिखती है असली, लेकिन होती है प्लास्टिक की। स्वतंत्रता का परीक्षण। कैसे पता चलेगा कि आप स्वतंत्र हैं? पसंद नापसंद से मुक्ति, जब आप किसी चीज के होने या न होने से परेशान नहीं होते। तुलना से मुक्ति, जब आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। भय से मुक्ति, जब भविष्य की चिंता आपको नहीं सताती। अतीत से मुक्ति, जब पुरानी यादें आपको बांधती नहीं। व्यावहारिक स्वतंत्रता। कहानी, सुमित्रा का प्रयोग। सुमित्रा ने प्रयोग किया। एक हफ्ते के लिए उसने तय किया, कोई टीवी नहीं देखूंगी, कोई अखबार नहीं पढ़ूंगी, किसी की राय से प्रभावित नहीं होंगी। पहले तो बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि उसके विचार ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं। मुक्ति कैसे आए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में पाना है, ये वर्तमान में ही संभव है। कैसे? अपने बंधनों को देखना, उन्हें समझना, लड़ना नहीं, उनकी असलियत को पहचानना। जब आप अपने बंधन को पूरी तरह समझ जाते हैं, तो वो अपने आप टूट जाता है। व्यवहारिक अभ्यास। आज अपनी एक आदत को चुनौती दें। पूछें, ये मेरा विचार है या सिखाया गया है? एक दिन बिना किसी का विरोध किए स्वतंत्र रहने की कोशिश करें। अध्याय 12, पवित्र, असली धर्म की खोज। कहानी, मंदिर में मोहन। दिल्ली का मोहन रोज मंदिर जाता था। वो सोचता था कि मंदिर में भगवान है और वहां कुछ पवित्र है। वो घंटी बजाता था, प्रसाद चढ़ाता था, मंत्र पढ़ता था। एक दिन मंदिर में भीड़ बहुत थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। पुजारी पैसे के लिए लड़ रहा था। मोहन सोचने लगा, क्या ये जगह सच में पवित्र है? फिर वो एक शांत पार्क में गया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, लेकिन जब वो चुपचाप बैठा तो उसे लगा कि यहां कुछ अलग है। एक गहरी शांति, एक सुंदरता। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, पवित्रता क्या है? झूठी पवित्रता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में होने वाली, मूर्तियों किताबों में होने वाली, रीति रिवाजों से बनने वाली, परंपरा से मिलने वाली। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई झूठी पवित्रता हो। पवित्रता का प्रयोग। कृष्णमूर्ति बताते हैं, कुछ साल पहले मैंने मजे के लिए बगीचे से एक पत्थर उठाया और घर में रख दिया। रोज उसे फूल चढ़ाता रहा। 1 महीने बाद वो बहुत पवित्र लगने लगा। ये दिखाता है कि पवित्रता हमारे मन की बनाई हुई चीज हो सकती है। सच्ची पवित्रता कब आती है? जब मन में असीम स्थान हो, और ये तभी हो सकता है जब केंद्र यानी मैं काम नहीं कर रहा हो। कहानी, खाली कमरा। एक कमरा सामान से भरा था। आदमी सफाई करता रहा, लेकिन नई चीजें आती रहीं। एक दिन उसने वो सब कुछ बाहर निकालकर कमरे को पूरी तरह खाली कर दिया। अचानक उस खाली कमरे में एक अजीब बदसूरती आ गई। मन भी जब अपनी सारी सामग्री से खाली हो जाता है, तो वहां पवित्रता आती है। मन की सामग्री। मन में क्या भरा है? यादें, डर, इच्छाएं, गुस्सा, लालच, अहंकार, सपने, समस्याएं। जब ये सब खाली हो जाता है, तो जो बचता है वही पवित्रता है। कहानी, नदी का किनारा। राजेश गंगा के किनारे बैठा था। वो सोच रहा था कि गंगा को पवित्र क्यों कहते हैं। अचानक उसका मन शांत हो गया। कोई विचार नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल नदी की आवाज और गहरी शांति। उस क्षण उसे लगा कि पवित्रता कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर ही है। धर्म वनाम धार्मिकता। संगठित धर्म, नियम और कानून, रीति रिवाज, पुजारी और पंडित, स्वर्ग नर्क का डर। असली धार्मिकता, आंतरिक शुद्धता, प्रेम और करुणा, सत्य की खोज, आत्म जानना। पवित्रता कैसे आए? गलत तरीके, मंत्र जाप करके, व्रत उपवास करके, तीर्थ यात्रा करके, दान पुण्य करके। सही तरीका, कृष्णमूर्ति कहते हैं, चेतना को उसकी सारी सामग्री से खाली करना होगा। ये कैसे होता है? बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विधि के, बिना किसी लक्ष्य के, अपने आप। व्यवहारिक अनुभव, प्रयोग। आज 1 घंटे के लिए कोई मंत्र ना जपें,
कोई भजन न सुने, किसी भी देवी देवता की फोटो ना देखें, केवल मौन में बैठें। देखें कि क्या आपको कोई अलग अनुभव होता है। पहले गुरु ने कहा, मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय। दूसरे ने कहा, सांस को गिनो, 1, 2, 3, 4। तीसरे ने कहा, चक्रों पर ध्यान दो। प्रदीप ने सब कुछ किया। कभी कभी उसे लगता कि वो शांत है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती थी। वो सोचता, क्या मैं गलत तरीके से ध्यान कर रहा हूं? एक दिन वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, केवल बैठा रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि यही तो है, कुछ ना करना, केवल होना। कृष्ण मूर्ति की शिक्षा। ध्यान क्या है? ध्यान क्या नहीं है? कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रगति नहीं। ध्यान क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान चेतना को उसकी सारी सामग्री से खाली करना है। ये सामग्री है यादें, डर, इच्छाएं, छवियों, विचार, भावनाएं, कहानी, खाली कमरा। एक आदमी अपने कमरे को साफ करना चाहता था। वो एक एक चीज उठाकर दूसरे कमरे में रखता गया, लेकिन फिर दूसरा कमरा भर गया और सामान वापस पहले कमरे में आ गया। ध्यान भी ऐसा ही है। आप एक विचार को हटाते हैं तो दूसरा आ जाता है। सच्चा ध्यान तब होता है जब सारी सामग्री अपने आप खाली हो जाती है। ये कैसे होता है? बिना किसी प्रयास के, तुरंत, बिना किसी बाहरी मदद के। पवित्रता की खोज। प्रदीप को लगता था कि मंदिर में मूर्तियों के सामने, धार्मिक किताबों में कुछ पवित्र है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई फर्जी पवित्रता हो। असली पवित्रता तब है जब मन में अपार स्थान हो, और ये तभी हो सकता है जब केंद्र, मैं, काम ना कर रहा हो। एक प्रयोग। कृष्णमूर्ति बताते हैं, कुछ साल पहले मैंने मजे के लिए बगीचे से एक पत्थर उठाया और मेंटल पीस पर रख दिया। रोज उसे फूल चढ़ाता रहा। 1 महीने बाद वो बहुत पवित्र लगने लगा। ये दिखाता है कि पवित्रता हमारे मन की बनाई हुई चीज है। व्यावहारिक अभ्यास। दिन में एक बार 5 मिनट बिना किसी तकनीक के बैठें। कुछ करने की कोशिश ना करें, केवल रहें। देखें कि कैसे विचार आते जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, केवल देखें। अध्याय 7। इंसान के संघर्ष का सर्कस, जीवन का तमाशा। कहानी, राकेश की दौड़। मुंबई में रहने वाला राकेश हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता था। पहले अच्छी नौकरी के लिए, फिर बड़े घर के लिए, फिर कार के लिए, फिर प्रमोशन के लिए, फिर बच्चों के एडमिशन के लिए। जब एक चीज मिल जाती तो दूसरे की चाह शुरू हो जाती। एक दिन वो सोचने लगा, ये सब कब तक चलेगा? मैं हमेशा दौड़ता ही रहूंगा। वो महसूस करने लगा कि उसका पूरा जीवन एक सर्कस की तरह है, जहां वो कभी शेर बनता है, कभी जोकर, कभी जादूगर, लेकिन वो कभी सिर्फ राकेश नहीं रह पाता। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, मानव संघर्ष की प्रकृति। हमारा संघर्ष क्यों है? तुलना। हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। इच्छा। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। भविष्य में जीना। हम वर्तमान में नहीं, भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं। अहंकार। मैं की रक्षा करने की लगातार कोशिश। संघर्ष का मूल कारण। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि संघर्ष का मूल कारण है द्वंद्व, देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच का विभाजन। कहानी, आईने में देखना। राकेश रोज सुबह आईने में अपना चेहरा देखता और सोचता, मैं बूढ़ा दिख रहा हूं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मैं अपने सपनों से कितना दूर हूं। एक दिन उसने केवल देखा, बिना कोई टिप्पणी किए। उस क्षण में कोई तुलना नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था, केवल देखना था। उस क्षण में वो शांत था। संघर्ष का अंत। कब खत्म होता है संघर्ष? जब देखने वाला, ऑब्जर्वर, और देखे जाने वाला, ऑब्जर्व्ड, एक हो जाते हैं। उदाहरण, जब आप गुस्से में हैं तो आप सोचते हैं, मैं गुस्से में हूं। यहां मैं अलग है और गुस्सा अलग है।
लेकिन वास्तव में उस क्षण में आप ही गुस्सा हैं। मैं और गुस्सा अलग नहीं है। जब ये समझ आ जाती है तो संघर्ष अपने आप खत्म हो जाता है। व्यावहारिक अभ्यास। जब कोई नकारात्मक भावना आए तो कहें, मैं डरा हुआ हूं की बजाय इस क्षण मैं ही डर हूं। दिन में 3 बार पूछें, मैं किससे संघर्ष कर रहा हूं? देखें कि क्या वो संघर्ष वास्तविक है या केवल मन की कल्पना। अध्याय 8, गुरु और खोज, सत्य के व्यापारी। कहानी, विनोद की गुरु शॉपिंग। चेन्नई में रहने वाला विनोद पिछले 5 सालों से अलग अलग गुरुओं के पास जा रहा था। वो एक आध्यात्मिक शॉपिंग मॉल में घूमने जैसा था। पहला गुरु, तंत्र मंत्र सीखो। दूसरा गुरु, चक्र खोलो। तीसरा गुरु, कुंडलिनी जगाओ। चौथा गुरु, विपासना करो। 5वां गुरु, भक्ति में डूबो। हर गुरु कहता था कि उसके पास ही सच्चा रास्ता है। विनोद भ्रमित था। वो सोचता, सच्चा गुरु कौन है, कैसे पता चलेगा? एक दिन एक सरल व्यक्ति ने उससे पूछा, अगर कोई गुरु ना हो, कोई किताब ना हो, तो तुम क्या करोगे? विनोद को पहली बार लगा कि यह प्रश्न सच में महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, गुरु की वास्तविकता। गुरु शब्द के अर्थ, जो इशारा करे, जो बोझ हटाए, जो पार कराए। समस्या क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस क्षण गुरु कहता है मैं जानता हूं, तो समझ जाइए कि वो नहीं जानता, क्योंकि जो वो जानता है वो पतीत की बात है। ज्ञान हमेशा पतीत का होता है। व्यावहारिक अभ्यास। किसी भी बाहरी चीज को पवित्र मानना बंद करें। अपने मन को दिन में कम से कम 10 मिनट पूरी तरह खाली करने की कोशिश करें। पूछें, क्या मैं सच्ची पवित्रता खोज रहा हूं या केवल परंपरा का पालन कर रहा हूं? अध्याय 13, संघर्ष, युद्ध का अंत। कहानी, रविंदर की लड़ाई। बेंगलोर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर रविंदर हमेशा किसी न किसी से लड़ता रहता था। सुबह ट्रैफिक से लड़ाई, ऑफिस में बॉस से लड़ाई, घर में पत्नी से लड़ाई, रात में अपने विचारों से लड़ाई। वह सोचता था कि ये सब लोग मुझे परेशान करते हैं, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि संघर्ष हमेशा उसके साथ रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। क्या समस्या बाहर थी या भीतर? कृष्णमूर्ति की शिक्षा, संघर्ष क्यों है? संघर्ष का मूल कारण, द्वैत। जब हम चीजों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, मैं और दूसरे, अच्छा और बुरा, सही और गलत, देखने वाला और देखा जाने वाला। कहानी, आईना और चेहरा। रविंदर आईने में देखकर सोचता, मैं बूढ़ा दिख रहा हूं, मुझे अपने चेहरे को बदलना चाहिए। वह आईने पर क्रीम लगाता, पाउडर लगाता, लेकिन चेहरा वैसा ही रहता। एक दिन उसे समझ आया कि आईना केवल दिखाता है, बदलाव तो उसमें करना होता है जो आईने के सामने खड़ा है। मानतल समस्या भी ऐसी ही है। जब मैं गुस्से में हूं तो मैं सोचता हूं मैं गुस्से से लड़ूंगा, लेकिन यहां मैं और गुस्सा अलग कहां है? उस क्षण मैं ही तो गुस्सा हूं। देखने वाला ही देखा जाने वाला है। सबसे गहरी बात, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि देखने वाला यानी ऑब्जर्वर ही देखा जाने वाला यानी ऑब्जर्व्ड है। उदाहरण, जब आप डरे हुए हैं तो आप और डर अलग नहीं हैं। जब आप गुस्से में हैं तो आप और गुस्सा अलग नहीं है। जब आप दुखी हैं तो आप और दुख अलग नहीं हैं। कहानी, लहर और समुद्र। समुद्र में एक लहर उठी। वह सोचने लगी, मैं समुद्र से अलग हूं, मुझे समुद्र में मिलना है। वह बहुत संघर्ष करती रही। एक बुद्धिमान लहर ने कहा, तू पहले से ही समुद्र है, अलग होने का ख्याल ही भ्रम है। संघर्ष का अंत। कब होता है संघर्ष? जब यह समझ आ जाता है कि विभाजन केवल सोच का खेल है। व्यावहारिक अनुभव। अगली बार जब गुस्सा आए तो यह न सोचें मैं गुस्से में हूं, बल्कि ये देखें इस क्षण गुस्सा है। यह छोटा सा बदलाव संघर्ष को खत्म कर देता है। कहानी, रविंदर का अनुभव। एक दिन रविंदर को बहुत गुस्सा आया। इस बार उसने लड़ने की कोशिश नहीं की। वह केवल देखता रहा कि गुस्सा कैसे आता है, कैसे रहता है, कैसे जाता है। अचानक उसे लगा कि गुस्सा कोई अलग चीज नहीं है जिससे वो लड़ सके। यह तो उसी का एक रूप है।
इस समझ के साथ ही गुस्सा अपने आप शांत हो गया। बाहरी संघर्ष। व्यक्तिगत स्तर पर जब भीतरी संघर्ष खत्म होता है तो बाहरी रिश्तों में भी संघर्ष कम हो जाता है। सामाजिक स्तर पर युद्ध, हिंसा, नफरत का कारण भी यही द्वैत है, हम और वे, हमारा धर्म और उनका धर्म। व्यावहारिक समाधान। गलत तरीका, संघर्ष को दबाना या उसे जीतने की कोशिश करना। सही तरीका, संघर्ष को समझना कि यह क्यों पैदा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप समस्या को पूरी तरह समझ जाते हैं तो समाधान अपने आप आ जाता है। व्यावहारिक अभ्यास। अगली बार जब कोई नकारात्मक भावना आए तो उससे लड़ने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। देखें कि आप और भावना अलग हैं या एक ही हैं। दिन में 3 बार पूछें, मैं किससे लड़ रहा हूं और क्यों। अध्याय 15। सुख की खोज, आनंद का भ्रम। कहानी सुखदेव की सुख यात्रा। पंजाब का सुखदेव नाम के अनुसार सुख की तलाश में था। वह सोचता था कि सुख इन चीजों में है। अच्छी नौकरी में मिली तो कुछ दिन खुश रहा, शादी में, हनीमून के बाद वापस वही बेचैनी, बच्चे के जन्म में, कुछ दिन बाद चिंताएं शुरू, बड़े घर में ईएमआई की टेंशन, छुट्टियों में लौटने का डर। हर बार सुख थोड़ी देर रहता, फिर वापस दुख। एक दिन उसने सोचा, सुख कहाँ गायब हो जाता है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, सुख का जाल। सुख और आनंद में फर्क। सुख यानी प्लेजर कुछ पाने से मिलता है, अस्थायी होता है। आनंद यानी जॉय अपने आप आता है, स्थायी होता है। सुख की समस्या, यह हमेशा कुछ कारण से आता है। यह कभी पूरा नहीं होता, हमेशा और चाहिए। इसके जाने का डर हमेशा रहता है। इसे दोबारा पाने की इच्छा परेशान करती है। कहानी पहाड़ों की सुंदरता। सुखदेव शिमला गया। पहाड़ों की सुंदरता देखकर उसे अद्भुत आनंद आया। वह उस क्षण में पूरी तरह खो गया। ना कोई इच्छा, ना कोई चिंता, ना कोई लक्ष्य, केवल सुंदरता का अनुभव। लेकिन जैसे ही वह वापस आया, उसने सोचा, काश ये अनुभव हमेशा रहे। अब वह उस अनुभव को वापस पाने की कोशिश करने लगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस क्षण आपने उस सुंदरता को याद कर लिया और उसे दोबारा पाना चाहा, आप सुंदरता से दूर हो गए। अब आप मृत स्मृति का पीछा कर रहे हैं, जीवित सुंदरता का नहीं। स्मृति और सुख क्या होता है? एक सुंदर अनुभव होता है, मन उसे स्मृति में संग्रहित कर लेता है। स्मृति कहती है, यह बहुत अच्छा था, दोबारा चाहिए। आप उस मृत स्मृति का पीछा करने लगते हैं। नया अनुभव कभी वैसा नहीं होता। कहानी फूल और इत्र। एक आदमी ने फूल की खुशबू सूंघी, बहुत अच्छी लगी। उसने फूल को तोड़कर घर ले जाकर शीशी में बंद कर दिया। अगले दिन देखा तो फूल मुरझा गया था, खुशबू भी जा चुकी थी। सुख भी ऐसा ही है, जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह मुरझा जाता है। आनंद क्या है? आनंद की विशेषताएं। यह अपने आप आता है, इसे पाने की इच्छा इसे भगा देती है। यह वर्तमान में होता है, इसका कोई कारण नहीं होता, यह स्वतंत्र होता है। कहानी बच्चे का खेल। सुखदेव ने देखा कि उसका छोटा भतीजा गेंद से खेल रहा है। बच्चा पूरी तरह खेल में डूबा हुआ है, ना कोई चिंता, ना कोई इच्छा, ना कोई लक्ष्य, केवल खेल। उस क्षण बच्चे के चेहरे पर जो खुशी थी वह किसी भी चीज से नहीं मिली थी, वह केवल होने से आई थी। सुख से आनंद तक कैसे पहुंचे? सुख छोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी प्रकृति को समझना है। जब आप यह समझ जाते हैं कि सुख अस्थायी है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसके जाने का डर ही दुख है, तो आप सुख के चक्कर से निकल जाते हैं। व्यावहारिक अनुभव। प्रयोग। आज जब भी कोई अच्छा अनुभव हो, उसे याद करने की कोशिश ना करें, उसे दोबारा पाने की इच्छा ना करें, केवल उस क्षण में रहें, देखें कि क्या होता है। दुख की भूमिका। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख एक शिक्षक है। यह हमें दिखाता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। जब हम सुख के पीछे भागते हैं तो दुख हमें बताता है कि यह रास्ता सही नहीं है। व्यवहारिक अभ्यास। आज एक काम केवल करने के लिए करें, कोई सुख पाने के लिए नहीं। जब कोई अच्छा अनुभव हो तो उसे स्मृति में संग्रहित करने की बजाय उसे जाने दें। पूछें, मैं सुख खोज रहा हूं या आनंद की प्रतीक्षा कर रहा हूं?
अध्याय 15 समय, स्थान और केंद्र। अस्तित्व की पहेली। कहानी घड़ी की सुई। मुंबई का व्यापारी अशोक हमेशा घड़ी देखता रहता था। 9 बजे मीटिंग, 12 बजे लंच, 3 बजे कॉल, 6 बजे घर, 10 बजे सोना। एक दिन उसकी घड़ी खराब हो गई। वो परेशान हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? फिर उसे एहसास हुआ कि वो घड़ी के समय में जी रहा था, असली समय में नहीं। कृष्णमूर्ति की शिक्षा। 2 तरह का समय। एक, भौतिक समय, घड़ी का समय, कल, आज, कल, काम के लिए जरूरी, व्यावहारिक उपयोग। दूसरा, मानसिक समय, अतीत की यादें, भविष्य के सपने। मैं कल बेहतर होऊंगा, पहले मैं खुश था। मानसिक समय की समस्या। कहानी राजेश की यादें। राजेश हमेशा सोचता रहता, बचपन में कितना मजा था, कॉलेज के दिन याद आते हैं, पहली नौकरी में कितना उत्साह था, शादी के पहले साल कितने अच्छे थे। वो हमेशा अतीत में या भविष्य में जीता था, वर्तमान में कभी नहीं। केंद्र क्या है? मैं का केंद्र मेरी यादें, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरे डर, मेरी उपलब्धियां, मेरी असफलताएं। ये केंद्र अपने चारों ओर एक स्थान बनाता है। कहानी कमरे का केंद्र। अशोक के कमरे में एक मेज थी। मेज के चारों ओर कुर्सियां थीं। मेज केंद्र था, कुर्सियां उसके चारों ओर। एक दिन मेज हटा दी। अचानक कमरा बहुत बड़ा लग रहा था। कुर्सियां अब किसी केंद्र के चारों ओर नहीं थीं। मन भी ऐसा ही है। जब मैं का केंद्र हट जाता है तो चेतना में अपार स्थान आ जाता है। स्थान के प्रकार। एक, केंद्र के चारों ओर का स्थान। सीमित स्थान, मैं और बाकी सबके बीच की दूरी। अलगाव का एहसास। दो विचारों के बीच का स्थान, विचारों के बीच का अंतराल, स्वतंत्रता की झलक, मौन के क्षण। असीमित स्थान, जब केंद्र काम नहीं कर रहा, सीमाओं का अभाव, पूर्ण स्वतंत्रता। कहानी तालाब में पत्थर। एक तालाब में पत्थर फेंका, लहरें उठी और केंद्र से चारों ओर फैलने लगी। जहां पत्थर गिरा वहां केंद्र बना और लहरें उसके चारों ओर। मन भी ऐसा ही है। कोई घटना होती है, पत्थर, मैं, केंद्र बन जाता है और उसके चारों ओर विचारों और भावनाओं की लहरें। देखने वाला और देखा जाने वाला। समस्या, हम सोचते हैं कि केंद्र यानी मैं अलग है और उसके चारों ओर की चीजें अलग हैं। सच्चाई, केंद्र और उसके चारों ओर का क्षेत्र एक ही है। उदाहरण, जब आप गुस्से में हैं तो गलत समझ, मैं गुस्से को देख रहा हूं। सही समझ, इस क्षण मैं ही गुस्सा हूं। समय का भ्रम। मनोवैज्ञानिक समय का भ्रम। मैं भविष्य में बेहतर होऊंगा, ये केवल केंद्र यानी मैं को बनाए रखने का तरीका है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि परिवर्तन समय में नहीं होता बल्कि क्षण में होता है। कहानी अशोक का अनुभव। एक दिन अशोक पार्क में बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य, केवल ये क्षण है। कोई मैं नहीं, केवल जीवन की धड़कन। उस क्षण में उसे लगा कि वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। केंद्र का गायब होना कैसे होता है? जबरदस्ती नहीं, अभ्यास से नहीं, विधि से नहीं, समझ से। जब आप पूरी तरह समझ जाते हैं कि केंद्र केवल सोच की उपज है तो वो अपने आप शांत हो जाता है। व्यावहारिक अनुभव। प्रयोग। आज 10 मिनट के लिए घड़ी ना देखें, ना अतीत के बारे में सोचें, ना भविष्य के बारे में। केवल इस क्षण में रहने की कोशिश करें। देखें कि मैं कहाँ है और कहाँ नहीं। व्यावहारिक अभ्यास। दिन में 3 बार पूछें कि मैं किस समय में जी रहा हूं, भौतिक या मानसिक। जब कोई समस्या हो तो देखें कि वो वर्तमान में है या केवल मन की कल्पना में। मैं के केंद्र को देखने की कोशिश करें, ये कहाँ है, कैसा है। अध्याय 16। चेतना का विभाजन, टूटे मन की कहानी। कहानी संदीप के 1000 चेहरे। दिल्ली का संदीप अकेले में अलग था, दोस्तों के सामने अलग, ऑफिस में अलग, घर में अलग। वो कभी कभी सोचता, मैं सच में कौन हूं? ऑफिस में गंभीर, अनुशासित, दोस्तों के साथ मस्त मजाकिया, घर में चिड़चिड़ाहट वाला, अकेले में उदास और परेशान, सामाजिक कार्यक्रमों में बनावटी खुश।
एक दिन उसे लगा कि वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई टुकड़ों का जोड़ है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, डिवाइडेड कॉन्शियसनेस। चेतना क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, चेतना उसकी सामग्री है, सामग्री के बिना चेतना नहीं। ये सामग्री है यादें, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, डर, सपने, छवियां। विभाजन कैसे होता है? कारण, भूमिकाएं, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यक्तित्व, समय, अतीत का मैं, वर्तमान का मैं, भविष्य का मैं, द्वंद्व, अच्छा मैं, बुरा मैं, छवियां, दूसरों की नजर में मैं कैसा हूं। कहानी, आईने का कमरा। संदीप एक ऐसे कमरे में गया जिसमें कई आईने लगे थे। हर आईना उसकी अलग छवि दिखा रहा था। एक में वह लंबा दिख रहा था, दूसरे में मोटा, तीसरे में दुबला, चौथे में टेढ़ा। वह भ्रमित हो गया, मैं सच में कैसा हूं? असली समस्या, वह सभी छवियों को सच मान रहा था। मन का खंडीकरण या फ्रैगमेंटेशन। विभिन्न खंड, सचेत मन और अचेतन मन, व्यक्तिगत और सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक, पुरुष और पति, माता-पिता और व्यक्ति। हर खंड अलग नियमों से चलता है, इसीलिए द्वंद्व पैदा होता है। कहानी, कठपुतली का खेल। एक कठपुतली वाला अलग अलग कठपुतलियों को अलग अलग आवाज में बुलाता था। दर्शकों को लगता था कि अलग अलग लोग बोल रहे हैं, लेकिन सच यह था कि एक ही व्यक्ति सभी की आवाज निकाल रहा था। हमारे मन में भी एक ही चेतना अलग अलग भूमिकाएं करती है। एकीकरण कैसे हो? गलत तरीके। एक छवि को दबाकर दूसरी को बढ़ावा देना, अच्छे हिस्से को बचाकर बुरे को मिटाना, किसी एक भूमिका में खुद को सीमित करना। सही तरीका, सभी खंडों को देखना और समझना कि वे सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। कहानी, संदीप की खोज। संदीप ने तय किया कि वह अपने सभी रूपों को ध्यान से देखेगा। जब वह गुस्सा करता है तो कैसे करता है, जब वह प्रेम करता है तो कैसे करता है, जब वह डरता है तो कैसे डरता है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि सभी भावनाएं और विचार एक ही जगह से आ रहे हैं। देखने वाला एक है। मुख्य सिद्धांत, चाहे आप गुस्से को देखें या प्रेम को, डर को देखें या खुशी को, देखने वाला एक ही है। यह देखने वाला ही असली मैं हूं, बाकी सब केवल अस्थायी अवस्थाएं हैं। व्यावहारिक एकीकरण। कहानी, पानी के बुलबुले। नदी में कई बुलबुले तैर रहे थे। हर बुलबुला सोच रहा था कि वह अलग है, लेकिन जब बुलबुले फूट गए तो वे सभी एक ही पानी में मिल गए। सच, सभी खंड एक ही चेतना के बुलबुले हैं। चेतना की सफाई। कृष्णमूर्ति कहते हैं, चेतना को उसकी सामग्री से खाली करना होगा। इसका मतलब सभी छवियों को हटाना, सभी विभाजनों को मिटाना, केवल शुद्ध जागरूकता रह जाना। कहानी, साफ ग्लास। एक खिड़की का ग्लास बहुत गंदा था, उस पर कई रंगों की परतें चढ़ी थीं। बाहर का दृश्य साफ नहीं दिखता था। जब सभी परतें हटा दी तो ग्लास इतना साफ हो गया कि लगता था कि ग्लास है ही नहीं। चेतना भी ऐसी ही हो सकती है, इतनी साफ कि कोई बाधा न रहे। व्यवहारिक अनुभव। प्रयोग। आज एक दिन के लिए अपनी सभी भूमिकाओं को भूल जाएं। न आप किसी के बेटे हैं, न पिता हैं, न कर्मचारी हैं, केवल एक इंसान है। देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। व्यावहारिक अभ्यास। अपनी अलग अलग भूमिकाओं की सूची बनाएं और देखें कि कैसे वे आपको बांटती हैं। दिन में 3 बार पूछें कि इस मुहूर्त में कौन सी छवि जी रहा हूं। सभी भूमिकाओं के पीछे छुपे देखने वाले को खोजने की कोशिश करें। अध्याय 17। क्या बुद्धि जागी है? चेतना की परीक्षा। कहानी, प्रोफेसर गुप्ता की समझ। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुप्ता बहुत पढ़े लिखे थे। उनके पास तमाम डिग्रियां थीं। वे कई भाषाएं जानते थे, कंप्यूटर भी चला लेते थे। लेकिन जब उनकी पत्नी बीमार पड़ी तो वे पूरी तरह बिखर गए।
जब बेटे ने नौकरी छोड़कर कलाकार बनने की बात कही तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। एक दिन वे सोचने लगे कि मैं इतना जानता हूं, फिर भी जीवन की छोटी समस्याओं से क्यों परेशान हो जाता हूं? क्या मेरी बुद्धि सच में जागी है? कृष्णमूर्ति की शिक्षा, बुद्धि बनाम ज्ञान। ज्ञान क्या है? किताबों से मिली जानकारी, अनुभव से इकट्ठी की गई बातें, याददाश्त में संग्रहित तथ्य, दूसरों से सीखी गई चीजें। बुद्धि क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, बुद्धि तब जागती है जब आप कहते हैं मैं नहीं जानता। कहानी, डॉक्टर और मरीज। एक अनुभवी डॉक्टर के पास एक अजीब मरीज आया। डॉक्टर ने सभी जांचें करवाईं, सभी किताबें देखीं, लेकिन बीमारी समझ नहीं आई। पहले वह बहाने बनाता रहा, फिर एक दिन उसने स्वीकार किया, मैं नहीं जानता। उसी क्षण उसका मन खुल गया। वह बिना पूर्वाग्रह के मरीज को देखने लगा। अचानक उसे समझ आ गया कि समस्या क्या है। यही है बुद्धि का जागना। ज्ञान की सीमाएं, समस्याएं। ज्ञान हमेशा अतीत का होता है। यह हमें पूर्वाग्रहित बनाता है। हम नई चीजों को पुराने फ्रेम में डालने की कोशिश करते हैं। यह अहंकार बढ़ाता है। कहानी, पुराना नक्शा। प्रोफेसर गुप्ता के पास शहर का पुराना नक्शा था। वे उसी के सहारे नई जगह जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन शहर बदल गया था। नई सड़कें बनी थीं, पुराने रास्ते बंद हो गए थे। वे भटकते रहे क्योंकि पुराने नक्शे पर भरोसा कर रहे थे। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम पुराने ज्ञान से नई समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। सच्ची बुद्धि की पहचान। कैसे पता चलेगा कि बुद्धि जागी है? 1. संवेदनशीलता। 1. दूसरों के दुख को महसूस करना। 2. प्रकृति की सुंदरता को देखना। 3. सूक्ष्म चीजों को पकड़ना। 2. प्रेम। 1. बिना शर्त प्रेम। 2. अपेक्षा रहित करुणा। 3. सभी के साथ सहानुभूति। 3. समझ। 1. बिना निर्णय के देखना। 2. पूर्वाग्रह रहित दृष्टि। 3. तत्काल स्पष्टता। कहानी, बच्चे की बुद्धि। प्रोफेसर गुप्ता का 5 साल का पोता आया। वह किताबें नहीं पढ़ सकता था, कंप्यूटर नहीं चला सकता था, लेकिन जब दादाजी परेशान थे तो वह तुरंत समझ गया और उनके पास आकर बैठ गया। बच्चे में ज्ञान नहीं था, लेकिन बुद्धि थी। बुद्धि के लक्षण। जब बुद्धि जागती है: 1. तुरंत समझ, किसी बात को समझने के लिए समय नहीं लगता। 2. स्पष्ट निर्णय। 3. शांत मन, व्यर्थ के विचार नहीं आते। 4. प्रेमपूर्ण कार्य, सभी काम प्रेम से होते हैं। 5. रचनात्मकता, नए समाधान अपने आप आते हैं। कहानी, गांधी का अनुभव। गांधी जी को एक कठिन निर्णय लेना था। उन्होंने कई दिन सोचा, किताबें पढ़ीं, लोगों से सलाह ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। एक दिन वे चुपचाप बैठे थे। अचानक उन्हें स्पष्ट हो गया कि क्या करना है। यह निर्णय ज्ञान से नहीं, बुद्धि से आया। बुद्धि का विकास। गलत तरीके और किताबें पढ़ना और कोर्स करना और जानकारी इकट्ठी करना। सही तरीका, मन को शांत करना, पूर्वाग्रह छोड़ना, नहीं जानता की स्थिति स्वीकारना, संवेदनशीलता बढ़ाना। व्यावहारिक परीक्षा। अपनी बुद्धि की जांच करें। क्या आप बिना गुस्से के विरोध सुन सकते हैं? क्या आप अपनी गलती तुरंत मान सकते हैं? क्या आप किसी नई बात को खुले मन से देख सकते हैं? क्या आप दूसरों के दुख को महसूस करते हैं? क्या आपके निर्णय प्रेम से आते हैं? कहानी, प्रोफेसर का बदलाव। प्रोफेसर गुप्ता ने अपने ज्ञान को थोड़ा किनारे रखा। वे अपने छात्रों से कहने लगे कि मैं भी सीख रहा हूं। वे अपनी पत्नी की बात धैर्य से सुनने लगे, बेटे के निर्णय को समझने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे उनके रिश्ते सुधरने लगे। लोगों को लगने लगा कि वे पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं। यही है बुद्धि का जागना। व्यावहारिक अभ्यास। आज एक समस्या के लिए अपने सारे ज्ञान को भूलकर केवल देखने की कोशिश करें। किसी से बात करते समय उन्हें समझाने के बजाय समझने की कोशिश करें। दिन में 3 बार कहें, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अध्याय 18। डर।
अदृश्य शत्रु। कहानी सुनीता के डर। मुंबई की सुनीता एक सफल वकील थी। बाहर से देखने में वह बहुत आत्मविश्वास से भरी लगती थी, लेकिन भीतर से वह कई डरों से घिरी रहती थी। नौकरी का डर, कहीं क्लाइंट न चले जाए। रिश्तों का डर, कहीं पति उसे छोड़ न दे। स्वास्थ्य का डर, कहीं कोई बीमारी न हो जाए। बुढ़ापे का डर, कहीं अकेली न रह जाए। असफलता का डर, कहीं लोग बुरा न सोचें। वो रात में अक्सर जागती रहती और इन्हीं डरों के बारे में सोचती रहती। कृष्णमूर्ति की शिक्षा। डर की प्रकृति। डर क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर समय और विचार की उपज है। जब विचार अतीत के अनुभव को भविष्य में प्रोजेक्ट करता है तो डर पैदा होता है। डर का फॉर्मूला। डर बराबर अतीत का अनुभव प्लस भविष्य की कल्पना। कहानी कुत्ते का डर। बचपन में सुनीता को एक कुत्ते ने काटा था। अतीत का अनुभव, अब जब भी वह कोई कुत्ता देखती है तो उसे लगता है कि ये भी काट सकता है। भविष्य की कल्पना। परिणाम डर। लेकिन वास्तव में ना तो वह बचपन की घटना अब है, ना ही भविष्य में काटे जाने की कोई गारंटी है। डर केवल मन की कल्पना है। डर के प्रकार। 1. भौतिक डर। मृत्यु का डर, बीमारी का डर, दर्द का डर, दुर्घटना का डर। 2. मानसिक डर। अकेलेपन का डर, असफलता का डर, अपमान का डर, नुकसान का डर। कहानी काल्पनिक शेर। एक आदमी रात में जंगल से गुजर रहा था। उसे लगा कि झाड़ियों में शेर छुपा है। वो डर के मारे कांपने लगा, पसीना छूटने लगा। सुबह देखा तो वहां कोई शेर नहीं था, केवल एक बड़ा पत्थर था। डर वास्तविक था, लेकिन कारण काल्पनिक। विचार की भूमिका। डर कैसे बनता है? कोई अप्रिय अनुभव होता है, विचार उसे याद करता है। विचार कहता है कि यह दोबारा हो सकता है, डर पैदा होता है। कहानी लिफ्ट में फंसना। सुनीता एक बार लिफ्ट में फंस गई थी। 2 घंटे बाद निकली थी। अब जब भी लिफ्ट में जाती है तो उसे डर लगता है। विचार कहता है कि पिछली बार फंसी थी, इस बार भी फंस सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि वो अभी फंसी नहीं है। डर केवल कल्पना है। डर से निपटने के गलत तरीके। 1. डर से भागना। लिफ्ट का इस्तेमाल ही बंद कर देना। डर से लड़ना। अपने आप को समझाना कि मैं बहादुर हूं। डर को दबाना। नशे, मनोरंजन या काम में व्यस्त रहकर डर को भुलाना। ये सभी तरीके अस्थायी हैं। सही तरीका। डर को समझना। कृष्णमूर्ति का तरीका। डर को देखना, बिना भागे, बिना लड़े, केवल देखना। इसकी प्रकृति समझना, ये कैसे बनता है। इसकी वास्तविकता जांचना, यह सच है या कल्पना। कहानी डर का सामना। एक दिन सुनीता ने तय किया कि वह अपने डर का सामना करेगी। जब अकेलेपन का डर आया तो वो भागी नहीं। उसने देखा ये डर कैसा लगता है, शरीर में कहाँ महसूस होता है, ये वास्तव में क्या है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि डर केवल एक संवेदना है, कोई वास्तविक खतरा नहीं। डर का विघटन। क्या होता है जब आप डर को पूरी तरह देखते हैं? यह अपने आप शांत हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि यह कागज का शेर था। भविष्य में वैसा डर दोबारा नहीं आता। वर्तमान में जीना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर केवल समय में होता है, वर्तमान क्षण में कोई डर नहीं है। वर्तमान में ना अतीत है ना भविष्य, केवल अभी है। अभी में कोई डर नहीं। कहानी सुनीता का अनुभव। एक दिन सुनीता को भविष्य की चिंता हो रही थी।
अचानक उसने अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित किया। इस क्षण मैं सुरक्षित हूं। इस क्षण कोई समस्या नहीं है। इस क्षण सब ठीक है। डर तुरंत गायब हो गया। डर और प्रेम, महत्वपूर्ण बात। जहां प्रेम है वहां डर नहीं हो सकता, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। डर से मुक्ति बराबर प्रेम का जन्म। व्यावहारिक अभ्यास। जब भी डर आए तो उससे भागने के बजाय उसे गौर से देखें। पूछें, ये डर वास्तविक है या कल्पना? वर्तमान क्षण में वापस आने की कोशिश करें। अभी इस क्षण क्या हो रहा है? अध्याय 19। डर, समय और इमेज, मन का जाल। कहानी, राजू की इमेज। हैदराबाद का राजू एक टीचर था। वो हमेशा इस बात से डरा रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। स्कूल में कहीं प्रिंसिपल को लगे कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। दोस्तों के बीच में कहीं ये लोग सोचें कि मैं गरीब हूं। रिश्तेदारों में कहीं ये लोग सोचें कि मैं असफल हूं। पत्नी के सामने कहीं वो सोचे कि मैं अच्छा पति नहीं हूं। वो कंटिन्यूअस अपनी इमेज बनाने में लगा रहता था। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, इमेज और डर का रिश्ता। इमेज क्या है? इमेज वो तस्वीर है जो हम अपने बारे में या दूसरों के बारे में मन में बनाते हैं। इमेज के प्रकार, स्व इमेज, मैं कैसा हूं। दूसरों की इमेज, दूसरे कैसे हैं। आदर्श इमेज, मुझे कैसा होना चाहिए। सामाजिक छवि, लोग मुझे कैसा समझते हैं। कहानी, टूटे हुए आईने। राजू के घर में एक आईना था जिसमें दरार थी। जब वो उसमें देखता था तो उसका चेहरा कई टुकड़ों में बटा दिखता था। मन भी ऐसा ही है। वो एक ही व्यक्ति की कई छवियां बनाता है। छवि कैसे बनती है? प्रक्रिया, कोई अनुभव होता है। मन उसे याद करता है।